क्या उनको काम समय पे ख़त्म करने के लिए धमकियां दी जा रही थी? क्या ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा था उनको? जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा रहा था। मेरे लड़के के पास उसमें मोबाइल में मैसेज भी है कि हाँ इतने करके दो, इतने नहीं तो एफआईआर होगी। इस तरह के भी मैसेज हैं। की तरफ से कहा गया कि वो कार्य मुक्त थे। जी जो डीएम की तरफ से कहा गया कि कार्य मुक्त हैं वो। जी, वो कहा कि उनकी तबीयत खराब थी और ये इनको कार्य मुक्त पहले कर दिया गया। कार्य मुक्त कैसे पहले कर दिया गया? जब उस दिन इन्होंने है जो काम किया अपने क्षेत्र में जाके, इनके क्षेत्र में जाके है जो पूछ ले जा करके जहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी है कि उस दिन ये आए हैं कि विजय कुमार वर्मा अपने फार्म बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं, जाके पता करें। मैम, ये विजय जी कितने टाइम से बीमार थे? बीमार नहीं थे बिल्कुल। मेरी शादी को 25 साल हो रहे हैं, कभी इनको बुखार तक नहीं आया, ये समझ लीजिए। कभी बुखार एकदम एकाएक अचानक बस काम कर रहे थे, कुर्सी पे बैठ के तख्त पे रख के काम कर रहे थे अपना, और बस अचानक है जो काम करते करते ये गिर गए। और जब तक हम दौड़ के गए उठाए ये सर, वहाँ जब जांच वाच कराई, दिखाया उखाया, उसमें रिपोर्ट पे फिर है जो ब्रेन हेमरेज निकला। बीएलओ ने ही इनकी जान ली है। बीएलओ ना काम कर रहे होते तो ये टेंशन में कभी नहीं आते, कभी टेंशन लेते भी नहीं थे वो। उनके सुपरवाइजर से मैसेज आता था कि एसडीएम ने कहा है कि अगर 200 पेपर की सीडिंग नहीं हो पाई तो फिर एफआईआर हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके सबमिट करें, सीडिंग करें पेपर की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता रावत नाम है। विजय कुमार वर्मा जी जो थे, ये विजय कुमार वर्मा मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड थे? जी हाँ, वो है जो शिक्षा मित्र थे और बीएलओ भी थे। बीएलओ में है जो इनको काम इतना पड़ा कि इतना टेंशन था और दबाव भी था काफ़ी, और फ़ोन भी आते थे सुबह, जैसे नहा रहे हैं क्या तो हम ही रिसीव करते थे। तहसील से फ़ोन आते थे और सुपरवाइज़र के फ़ोन आते थे कि कहाँ है, बात कराइए, इतने दिन में इतना करके दे पूरा। और इससे है जो उनका बहुत डिप्रेशन में भी रहते थे। और उसके बाद में ये है जो बहुत टेंशन था कि सुबह जाते थे 5:30 बजे, समझ लीजिए वापस आते थे घर, और दिन भर है जो अपना काम करते थे और आके बस मुँह हाथ धुल के चाय वाय हमने बना दिया तो ले लिया, उसके बाद में फिर बैठ जाते थे ये काम करने। और जिस दिन है जो इनको अटैक पड़ा है उस दिन भी ये अपने क्षेत्र में भी आए थे और एसडीएम द्वारा है जो निकाला गया कि ये है जो कार्य मुक्त थे। कार्य मुक्त कैसे हुए? जिस दिन इन्होंने अपना अटैक पड़ा है उस दिन ये है जो अपने क्षेत्र में है जो अपने फार्म बांटने आए हैं। एसडीएम की तरफ से कहा गया कि वो कार्य मुक्त थे। जी, डीएम की तरफ से कहा गया कि कार्य मुक्त हैं वो। जी, वो कहा कि उनकी तबीयत खराब थी और ये इनको कार्य मुक्त पहले कर दिया गया। कार्य मुक्त कैसे पहले कर दिया गया? जब उस दिन इन्होंने है जो काम किया अपने क्षेत्र में जाके, इनके क्षेत्र में जाके है जो पूछ ले जा करके जहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी है कि उस दिन ये आए हैं कि विजय कुमार वर्मा अपने फार्म बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं, जाके पता करें। और उनके है जो ड्यूटी के है जो सारे सबूत हमारे पास है, इन्होंने ली है। उसमें बीएलओ वाली जो लिस्ट है, लिस्ट में भी इनका नाम है। तो इन्होंने ये कैसे कह दिया कि इनको कार्य मुक्त कर दिया गया। कितने साल से यहाँ पे टीचर थे ये इस विद्यालय में? जो ये शिक्षा मित्र हैं 2002 से हैं। 2002 से हैं? जी हाँ। अब शिक्षा मित्रों की आप है जो समस्या और सब देख ही रही है क्या है स्थिति। अब है जो आपको दिखा दे मेरा किस तरह का है, किस तरह हम लोग 10,000 में खर्चा चला रहे हैं। इनका समायोजन भी हो गया था, उसके बाद में रद्द हो गया तो फिर से वापस ये यहाँ आ गए। अब उसके बाद में स्थिति ऐसी है, मेरा बेटा है और ये अभी पढ़ाई कर रहा है। अब इसका खर्चा कैसे पूरा करेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे आगे, अपना घर कैसे चलाएंगे? एक बेटा है मेरा, तो इनका कैसे हम पढ़ाएंगे और कैसे अपने हम घर का खर्चा करेंगे? अब बताइए, मेरे यहाँ कोई कमाने वाला भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि जिस दिन अटैक आया उन्हें, उससे पहले वो कुछ ऐसा बोले कि परेशान हैं काम को लेकर के, या ओवर हो गया, प्रेशर ज़्यादा बन रहा है? ये अपनी समस्या अंदर ही रखते थे, जाहिर नहीं करते थे। दूसरे लोग कहते थे, उनको फ़ोन करते थे कि परेशान है परेशान, खुद दूसरों को समझाते थे कि है जो टेंशन मत लो, लेकिन खुद टेंशन रहते थे, उदास रहते थे। जब आते थे काम पर से बिल्कुल उदास रहते थे। हम ये सोचते थे काम की वजह से परेशान है तो इनसे हम बात भी नहीं करते थे, बस आते थे अपना है जो फ्रेश होके पूरा हम चाय बस दे देते थे, ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, अपने काम में फिर ले। और जिस दिन हुआ है भैया से है जो काम वो करके है जो इन्होंने मोबाइल पे भी काम किया है, हर समय बस काम में ही रहते थे तो ज़्यादा बातचीत हम करते भी नहीं थे
कि उदास रहते हैं और थोड़ा सा देखते थे, तो हम काम के बोझ की वजह से हम कहे टेंशन होगा तो हम खुद ही नहीं बात करते थे। अब क्या बहुत परेशानी है, अब कैसे हम जो खर्चा अपना चलाएंगे ये बताइए आप लोग। में ना किसी ने सरकारी मदद हमें कोई मिल रही है, ना कोई आ रहा है हमसे, बस है जो नहीं सरकार की तरफ से। सरकार तरफ से एसडीएम आए थे तो यहाँ मलिहाबाद से, उन्होंने भी कोई है जो कुछ नहीं आश्वासन कुछ नहीं, कोई मदद की कोई बात नहीं करी, हाँ। कोई मदद करने की कोई बात नहीं कही ना कुछ, बस आके मिल के बस चले गए। मतलब विधायिका भी आई थी जयदेवी जी। विधायक जी आई थी यहाँ जी पे, हाँ आपके घर आई थी? जी हाँ आई थी, बिल्कुल आई क्या थी। कहा उन्होंने? कुछ बात नहीं करी, खाली आई थी मिल के और बस चली गई थी। उन्होंने भी कोई मदद की कोई बात आश्वासन नहीं दिया किसी ने भी कि हमारा आगे कैसे घर चलेगा क्या है, ये किसी ने कुछ नहीं कहा कि हाँ आपको है जो मदद दी जाएगी या क्या है, कोई बात नहीं करी। मदद के लिए कोई नहीं बात कर रहा है। आगे हम बताइए, अपना जो हमने अपने पति का ले जाके इलाज कराया है, इतना पैसा लाखों रुपए हमने 7-8 लाख रुपया उधार लेके लगा दिया है, वो कैसे हम पूरा करेंगे आप बताइए। लोगों के से उधार लेके उस समय हमने किया, ऑपरेशन करवाया कहा तो वो भी सबसे मदद मांगी, तो कैसे हम पूरा करेंगे। अपने है जो हस्बैंड का जो कर्जा है हमने दवा करी तो वो कैसे हम पूरा करेंगे ये बताइए। मेरे पास कोई कमाई इसके साथ नहीं। अच्छा, सरकार की तरफ से किसी मतलब विधायक जी या फिर डीएम एसडीएम जो भी आए थे, उन्होंने आर्थिक मदद की कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं करी है किसी ने। इस टॉपिक पर किसी ने कोई बात ही नहीं करी है कि हाँ आपको मदद दी जाएगी या कुछ है जो आश्वासन दे कि हाँ आपको ये किया जाए। कोई मदद नहीं है, कुछ किसी प्रकार का नहीं। बस आते हैं मिल के बस चले गए, कोई बात ही नहीं, उस विषय में कोई बात ही नहीं करी। क्या बोला था जब आए थे? उन्होंने कुछ बोला था, इस चर्चा किया था कि बीएलओ को लेकर के चर्चा किया था? कोई नहीं, बस यही पूछे आए क्या कैसे, बस आए 5 मिनट रुके, हमारे बेटे से बस थोड़ा सा पूछा कि आप क्या करते हो, क्या है, क्या पढ़ाई करते हो, बस यही पूछ के बस चले गए थे। कोई बात नहीं करी। नहीं पूछा कि अब क्या होगा घर में, कैसे? नहीं, हमने नहीं कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं। 5 मिनट बस रुके, मिल के बस चले गए, कोई बात ही नहीं करी इस विषय में। अच्छा, विजय जी के अलावा घर में आपके इनकम का सोर्स और क्या है? कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली शिक्षा मित्र थे और शिक्षा मित्र में है जो यही जो मिल रहा था उसी से बस जैसे तैसे गाड़ी चला रहे थे, उसके अलावा कहीं से भी कोई नहीं है। और इनका है जो अभी पढ़ाई हो रही है, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं है, बीटेक कर रहे हैं, सेकेंड ईयर ही है। तो अब बताइए इनका कैसे हम आगे क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। कोई हम भी वो हाउसवाइफ हैं, कुछ नहीं है मेरे पास, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, कैसे खर्चा चलाएंगे, आगे का हमारा खर्चा घर का कैसे चलेगा। कोई मदद भी नहीं कर रहा है, तो खर्चे तो वो है। और इतना जो उधार लिया दवा में लगाया है 8 लाख रुपए, वो कैसे हम देंगे। सबसे उस समय हाथ जोड़ के सबसे दे करके कि हाँ जो अपने हस्बैंड को बचा ले, दल लगा करके तो शायद सही हो जाए। तो लेकिन तब भी उधार भी लिया, तब भी बचा नहीं पाए। सारे जितने बेचारे शिक्षा मित्र हैं सब बेचारे परेशान हैं, दबाव में हैं। कुछ कोई सरकार कुछ कर नहीं रही वैसे भी, और दबाव इतना ज़्यादा है कि है जो सब बेचारे परेशान हैं। सब भाई बहनों के लिए भी हम मदद चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ स्वास्थ्य का है जो बीमा का या कुछ चला है कि उनको भी कुछ आर्थिक मदद मिले। अब हमारे साथ जो हुआ है तो हम नहीं चाहते कि अगले दूसरों के साथ वो चीज़ समस्या हो। मैम, ये विजय जी कितने टाइम से बीमार थे? बीमार नहीं थे बिल्कुल। मेरी शादी को 25 साल हो रहे हैं, कभी इनको बुखार तक नहीं आया, ये समझ लीजिए। कभी बुखार एकदम एकाएक अचानक बस काम कर रहे थे, कुर्सी पे बैठ के तख्त पे रख के काम कर रहे थे अपना, और बस अचानक है जो काम करते करते ये गिर गए। और जब तक हम दौड़ के गए उठाए ये सर, वहाँ जब जांच वाँच कराई, दिखाया उखाया, उसमें रिपोर्ट में फिर है जो ब्रेन हेमरेज निकला। डॉक्टरों ने ब्रेन हेमरेज का बताया, तो उसके जी हाँ ब्रेन हेमरेज बताया। तो उसके बाद में धीरे कहने लगे, पहले कहा ठीक हो जाएंगे, और फिर ऑपरेशन भी करने के लिए कहा। फिर जैसे तैसे मैंने पैसा सबसे इकट्ठा करा तो कि ऑपरेशन करा ले शायद ठीक हो जाए, लेकिन तब भी नहीं ठीक कर पाए।
चरक हॉस्पिटल में है जो एडमिट कराया था। वहाँ है जो कोई कुछ नहीं, जितना बता रहे हैं, हम चाहे 1 रुपए की छूट भी नहीं, और जितना बता रहे हैं चाहे जहाँ से ला के उधार कराए, हमने उधार ले लेके पैसा की शायद ठीक ही करवा ले, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आप लोगों को कारण ये लगता है कि जो बीएलओ पद पे थे, जो उनको प्रेशर काम का दिया जा रहा था, उसकी वजह? हाँ बिल्कुल उसी की वजह से हुआ। बीएलओ के इससे पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल है जो बढ़िया स्कूल आते थे, स्कूल से बढ़िया जाते थे, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ भी किसी प्रकार की नहीं थी। और का मैसेज गया था कि रिपोर्ट करा देंगे। सुपरवाइजर एक मिनट, हाँ, बात करके थोड़ा सा। हाँ, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, स्कूल आते थे, बढ़िया आते थे, अपना स्कूल करके चले जाते थे, कुछ भी नहीं था। और इनका है जो जब से बीएलओ की ड्यूटी लगी है, जिस दिन से 3 तारीख से ट्रेनिंग करके आए हैं, उस दिन से है जो उनके दवाओं की काम फार्म लेने आए, 2 बार तहसील के से फार्म लेके गए, और उसी दिन से है जो उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा। हम बात नहीं कर, चेहरा देखा लेकिन बात नहीं करते थे कि परेशान है, बात करेंगे या कुछ। तो अब ये घर की भी हम समझ लीजिए समस्या कोई उनसे नहीं करते थे कि घर की बात भी नहीं करते थे कुछ, हर समय पर अपने काम में ही व्यस्त रहते थे, तो बात करने का हमें मौका ही नहीं मिला उनसे कि कुछ हम बात करें। मेन कारण क्या है, जो बीएलओ है, बीएलओ ना होता तो आज मेरे सामने समस्या ना होती। बीएलओ ने ही इनकी जान ली है। बीएलओ ना काम कर रहे होते तो ये टेंशन में कभी नहीं आते, कभी टेंशन लेते भी नहीं थे वो। क्या उनको काम समय पे ख़त्म करने के लिए धमकियां दी जा रही थी? क्या ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा था? जी हाँ बिल्कुल बनाया जा रहा था। मेरे लड़के के पास उसमें मोबाइल में मैसेज भी है कि हाँ इतने करके दो, इतने नहीं तो एफआईआर होगी, इस तरह के भी मैसेज हैं। तहसील से भी आ रहे हैं, सुपरवाइजर से भी आ रहे हैं, सब तरफ से आते थे कि मतलब इतने दिन में इतना टारगेट दिया, 1 दिन में 200 करो, इतना ऐसे करके। तो 1 दिन में बताइए आप, वहाँ फार्म भी है जो बांटेंगे जाके अपने क्षेत्र में, और आके मोबाइल पे भी करें, तो कैसे संभव है? पहले तो आप रोइए मत। टारगेट दिए जा रहे थे? जी हाँ बिल्कुल। 1 दिन में आप 200 फॉर्म भरवाइए। हाँ। और लोगों का उसमें फॉर्म भी बांटना था, और फॉर्म भी बांटना होता था, और आ करके है जो घर पे फिर मोबाइल में है जो भी करना होता था काम। तो इससे है जो, अब बताइए, आप लोग खुद बताइए कि 1 दिन में आदमी कैसे करेगा कि वहाँ मोबाइल पे भी करे और फील्ड में जाके करे, तो ये कहाँ से है जो हो पाएगा इस तरह? क्या नाम है आपका? हर्षित वर्मा। हर्षित, क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल है। बीटेक सेकेंड ईयर में है? जी बीटेक सेकेंड ईयर। विजय जी आपके पापा थे? जी मेरे पापा थे। अभी आपकी मम्मा कह रही थी कि मैसेज आया कि उनके ऊपर दबाव का मैसेज। जी उनके सुपरवाइज़र से मैसेज आता था कि एसडीएम ने कहा है कि अगर 200 पेपर की सीडिंग नहीं हो पाई तो फिर एफआईआर हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके सबमिट करें, सीडिंग करें पेपर की। अच्छा। जी टारगेट दिया गया था 200 पेपर कंप्लीट करना है, अगर नहीं होती है तो एफआईआर कर दिया 200 जाएगा। पेपर। जी सैलरी रोकने की भी बातें हो रही थी कि जी पैसे सैलरी नहीं दिए रोकने की भी बातें होती थी कि सैलरी रोक दी जाएगी और एफआईआर करा दी जाएगी। काफ़ी लोगों पे एफआईआर हो भी चुकी है। ये जब टारगेट जब काम बीएलओ का आया आपके पिताजी के पास, तो क्या था उस टाइम घर का माहौल? क्या वो चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे? जी वो काफ़ी चिंतित रहते थे। तो मोबाइल से भी सीडिंग करनी रहती थी, काफ़ी एजेड भी थे वो, तो फिर उससे मोबाइल से भी सीडिंग करने में उन्हें काफ़ी टेंशन रहती थी। तो मुझसे पूछते थे आके कैसे करना है, तो मैंने भी काफ़ी सीडिंग करी उसकी। फिर उन्होंने खुद धीरे धीरे सीखा ट्रेनिंग से, फिर अपने आप करने लगे वो। काफ़ी टेंशन रहती थी कि सब सीखने की, कैसे क्या करना है, पेपर बांटने हैं, घर पे कोई मिलता नहीं था जब यहाँ पे आते थे, भी काफ़ी चिंता थी। फ़ोन आते थे कि कैसे क्या करना है, कैसे पेपर सीडिंग करें, कैसे फॉर्म भरना है यहाँ पे। फॉर्म भरना भी बताते थे लोग? जी लोगों को फॉर्म भरना बताते थे, खुद फॉर्म भरते थे आके, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, फॉर्म भरते थे घर में आके। जब बीमार पड़े वो, जब अटैक आया, तो उस टाइम डॉक्टरों ने क्या कहा कि? उस टाइम ब्रेन क्लॉट बताया, फिर सिटी स्कैन करा तो फिर ब्रेन हैमरेज की दिक्कत आई उनके, फिर उसकी जांच होने लगी। फिर
15 तारीख को लगभग हम लोगों ने भर्ती करा दिया था। 14 तारीख को 11:30 बजे उनको अटैक पड़ा था। फिर नियर बाय चरक हॉस्पिटल था, उसमें हम लोग लेके पहुँचे। फिर वहाँ पे जांच वाँच हुई, CT स्कैन हुए, उसमें उनका ब्रेन हैमरेज निकला। फिर काफ़ी दिन तक इलाज चला, फिर ऑपरेशन भी हुआ उनका, लेकिन 21 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। तो कारण प्रेशर था? जी बिल्कुल, काम प्रेशर के कारण उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, उसके कारण उनकी डेथ हुई। काम का दबाव ज़्यादा था? ये बहुत ज़्यादा दबाव था। अब एक ह्यूमनली इम्पॉसिबल काम है कि आप 200 पेपर की सीडिंग एक दिन में कर पाएँ। काफ़ी लोग अब तो ये भी है कि SIR लोग ज़्यादा करना भी नहीं चाहते हैं, ये भी दबाव है कि लोग डरते हैं इससे कि कहीं उन लोग का नाम ना कट जाए। पब्लिक में भी थोड़ा सा जी, दिक्कत, पब्लिक में भी लोगों थोड़ा को दबाव समझाने है। में दिक्कतें आ रही थी। जी, और फिर टारगेट पूरा करना, ये दिक्कत। कांस्टेंट प्रेशर रहता था कि टारगेट पूरा करना है, नहीं कर पाए तो FIR होगी, पेंशन की सैलरी रोक दी जाएगी। काफ़ी दबाव रहता था कि 10,000 मिलते हैं वो भी रोक दिए जाएंगे, फिर घर कैसे चलेगा। पापा 2000 से यहाँ पे टीचर थे ना? 2002 से। 2002 से टीचर थे। 2002 में शिक्षा मित्र बने थे, उसके बाद उनका टीचर भी हुए थे कुछ टाइम के लिए अखिलेश सरकार में, फिर वापस से वो हटा दिए गए थे, फिर शिक्षा मित्र बने। फिर शिक्षा मित्र वापस बन गए। तो अभी सरकार से क्या कहना चाहोगे, क्या है? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारी आर्थिक मदद करें और हमें सरकारी नौकरी दें। उम्मीद है मदद की सरकार की तरफ से? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक अपील करना चाहूँगा सरकार से कि हम लोगों की आर्थिक मदद करें और सरकारी नौकरी का वादा करें। मैम जल्द से जल्द करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा है जो खर्चा कैसे चलेगा और कैसे हम लोगों के जो पैसे उधार लिए हैं वो हम कैसे पूरा करेंगे। और अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि हम है जो अपना परिवार, अपना बच्चा कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे है जो स्कूल भेजेंगे, कैसे क्या करेंगे। अगर जल्द से जल्द नहीं मिली तो हम फिर क्या करेंगे बताइए। आप खुद बताइए, हम कैसे अपना परिवार चलाएंगे। अब अभी खाने पीने के लिए भी है जो समझ लिए लाले पड़ जाएंगे। उधार की तो बात ही छोड़ी, उधार फिर हम कैसे पूरा करेंगे। उधार वाले फिर हमसे मांगेंगे तो हम कहाँ से देंगे आकर। अब इनके जाने के बाद बहुत ही परेशानी हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि हमारा घर कैसे चलेगा, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी आर्थिक मदद देने की कोशिश करें। अच्छा, आप क्या कह रहे थे सर? क्या उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था? क्या उनको धमकाया डराया जा रहा था काम समय पे पूरा करने के लिए? हाँ, इसलिए धमकाया जाता था। उनका मैसेज भी आया था कि काम पूरा नहीं करोगे तो FIR हो जाएगी। तो ये कैसे, मतलब कौन बोलता था ये बात? ये सुपरवाइजर बोलते थे? हाँ, मैसेज भी है। अच्छा, मैसेज है क्या? बच्चे के पास मैसेज दिखाएंगे आप मैसेज एक बार? सुपरवाइजर की तरफ से मैसेज था कि अगर काम समय पे नहीं हो पाएगा जी बिल्कुल, तो आपके ऊपर FIR कर दिए जाएंगे और सैलरी रोक दी जाएगी। जी ये देखिए, इनके सुपरवाइजर थे आलोक सिंह। कल 100 फॉर्म, इधर दिखाइए, इधर लाइए, थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ाइए। ये देखिए, ये जो है ना, कल 100 फॉर्म फीड करने हैं। यदि मॉब खराब है, नेता नहीं आता है, मॉब चलाना नहीं आता, तो फॉर्म लेकर तहसील उपस्थित हो। यू हैव टू फिल एटलीस्ट 100 फॉर्म एनी हाउ। बट प्रॉब्लम ये है कि फॉर्म कैसे भरने हैं। मैं आज की तरह कल भी पूरे दिन उपलब्ध रहूँगा। करार ना होने की दशा में FIR होगी, SDM सर ने कहा है। अगर ये नहीं भरे जाते हैं 100 फॉर्म तो आपके ऊपर FIR कर दी जाएगी। ऐसे मैसेज आ रहे हैं लोगों के पास जो BLO थे, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप काम कीजिए, और उनके लिए ये मैसेज आ रहे थे कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं, एटलीस्ट 100 फॉर्म नहीं भरवा पाते हैं या नहीं भरते हैं, नहीं हो पाता है जो टारगेट दिया गया है, तो फिर आपके ऊपर FIR किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए फिर अभी क्या सोच रहे हो, घर कैसे चलेगा फिर, क्या लगता है? मैम यही तो सोच रहे हैं, अब घर कैसे चलेगा। काफ़ी किराया उधार भी है हम लोगों पे, खाना पीने का भी है, इलाज में जो खर्च हुआ उसके बिल्स भी हमें 7-8 लाख रुपए कम से कम इलाज में खर्च हुआ। ऑपरेशन में 2 लाख रुपए, डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन के लिए दवाएं,
काफ़ी टेंशन है मैम, कुछ समझ में ही नहीं आता है अब क्या होगा। पापा थे तब तो कुछ टेंशन भी नहीं रहती थी। मजबूर बनना पड़ेगा रोने। विधायक आए थे यहाँ पे, जी विधायक आई थी यहाँ पे, कुछ नहीं बोला उन्होंने? कुछ नहीं, बस संतावना दी कि ये सब सही हो जाएगा। फिर वो 5 मिनट रुकी, फिर चली गई। आप लोगों ने उनसे बोला कि ये किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ? जी बिल्कुल तो उस बताया। पे क्या बोला उन्होंने फिर? ज़्यादा उस बात पे चर्चा नहीं करना चाहती थी, उस पर बात इस नहीं, विषय में बातें नहीं करी बस। बात को घुमा दिया कि फिर दूसरे टॉपिक पे बात करने लगे, पर इस विषय पे उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। मतलब आश्वासन किसी प्रकार का नहीं दिया गया है, ये है ऐसा आश्वासन किसी भी प्रशासन के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कि नहीं दिया गया कि आश्वासन कि आपका हम लोग सहयोग करेंगे, या फिर किसी के द्वारा जो आपको प्रताड़ित किया गया है नाजायज़ रूप से, तो किसी प्रकार का स्पष्टीकरण भी नहीं है किसी। प्रताड़ित मतलब जी प्रताड़ित का मतलब ये है कि अस्पताल के द्वारा मतलब नाजायज़ रूप से पैसा लूटा गया बेरहमी से। ठीक है, जब भी हम परसों जब हम की चाचा कल गए थे ना रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट जब हम लोग लेने गए तो वहाँ पर देखा कि ना ही पहले बात रिपोर्टें नहीं दे रहे थे। तो जब देखा तो उनका देखा कि फेफड़ा भी मतलब इतना डैमेज कर दिया उन लोगों ने दवा दे दे करके। वो रिपोर्ट चार्ज दिखाओ जरा सा, वो दिखाओ, एक्सरे दिखाओ, लाओ अभी दिखाया। क्या रिपोर्ट में? फेफड़ा मतलब उनको सब कुछ बढ़िया था उनका, सिर्फ जो ब्रेन में ही वो डैमेज हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब हो ही गया था। फिर क्लॉट करने का रोकने के लिए उनको जो इंजेक्शन वगैरह दिया, जो कि बाद में पता चला कि शायद 4-4.5 हज़ार का आता है, वो 76 हज़ार का दिया गया। तो 40 ml का इंजेक्शन ऐसा कुछ था, तो उसका 40 हज़ार का था मतलब बताए। बाद में पता चला वो 20 mg में डबल लेनी पड़ेगी। ठीक, तो एक इंजेक्शन 36 हज़ार का, तो टोटल दोनों पड़ गए जाके 76 हज़ार का लगभग ऐसा कुछ। फिर उसके बाद दिखाओ, अभी दिखाते हैं हम। अस्पताल में भी धांधली हुई है? हाँ, अस्पताल में तो बेरहमी से धांधली हुई है। पहले तो ऐसे बताया गया कि सब ठीक है सर, सब ठीक है और ठीक हो जाएंगे, और फिर इसके बाद देखा कि ना, एक तो किसी को अंदर जाने ही नहीं देते थे आईसीयू में, और बस एक आदमी जाए 1 घंटा, बस चाहे 10 मिनट रुके या 5 मिनट रुके, एक ही जाएगा, इसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता है इसमें। प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, ये चरक है हॉस्पिटल है, प्राइवेट है ना? हाँ प्राइवेट है। तो हाँ, ये तो पहले ही है। हाँ, ये देखिए, वैसे देखिए जैसे मान लो कि कभी देखते हैं कि हल्का सा कोई पिन पॉइंट के बराबर कुछ माइंड प्रॉब्लम आए तो मिर्गी दौड़े दिन भर, मतलब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। यहाँ देखिए पूरा डैमेज हो चुका आधा, ये देख रही हैं। तो अब बताओ, तब भी कह रहे हैं कि 20-25% या 30% आपको व्यक्ति की जान बचाया जा सकता है। हम लोग फिर भी उम्मीद में लगे रहे कि शायद बच जाए। ठीक है, और हाँ वो भी लगे रहे बचे, तब भी जा कर के उनका ऑपरेशन कर दिया। और ये देखते हैं, अब दिखाते हैं, वो कहाँ एक्सरे वाला है। लो। 1 मिनट में मैं, हाँ, आप कौन है, क्या हुआ, आप नाम बताइए। मेरा नाम रामशंकर है और विजय जी के आप क्या लगे? वो हमारे छोटे भाई थे। छोटे भाई थे? ये उनके बीओलो में ड्यूटी जो SIR के फार्म भरे जा रहे थे, उसका काफ़ी उन पर दबाव था। बहुत बिल्कुल सुस्त रहते थे, ठीक से बात भी नहीं करते थे और अपने काम ही में लगे रहते थे। और ऊपर प्रशासन से ज़्यादा दबाव था। दबाव की वजह से उनका 14 की रात में शुक्र को उनका ब्रेन हेमरेज। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप अपना काम करें? हाँ, अपना काम करें। उनसे ये नहीं कि इनको क्या सुविधा दी जाएगी और कैसे ये टारगेट पूरा करेंगे, बस कुछ नहीं था। हाँ, कोई सोच नहीं थी सुविधा। अपने मोबाइल पे उनको फार्म बांटना और फिर वहाँ से कलेक्ट करना। जो मतदाता थे, अब उनके गेहूं का वो धान काट रहा कोई उनको वहाँ पर उपलब्ध भी नहीं होता, तो फार्म कैसे कलेक्ट करें, ये बड़ी उनकी दिक्कत थी। और इतना टेंशन की वजह से थे, उनको बहुत ज़बरदस्त ब्रेन हेमरेज हो गया और वो उनकी डेथ हो गई। और उनके परिवार में एक तो कोई उनके
आर्थिक रूप से बहुत वो कमज़ोर है। वो 10,000 में ऐसे ही काम नहीं चलता था। अब तो उनके लिए दुखद ये है कि ये कैसे इनका जीवन यापन होगा। गवर्नमेंट ने कोई भी आश्वासन न दिया, ना एसडीएम ने और ना डीएम ने कोई यहाँ पर नहीं किया, कोई आश्वासन नहीं दिया कि सरकार ये मान रही है कि सरकार की गलती की वजह से उनकी जान गई। हाँ, ये पूरा प्रशासन गवर्नमेंट की गलती की वजह से हुआ। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, मगर हाँ, वो अब ना करे, वो अपनी कमियां छिपाने के लिए तो कुछ करेंगे। वैसे गवर्नमेंट को इनकी मदद करनी चाहिए। अब देखो क्या होता आगे। ये लोग सरकार की कमियों की वजह से बिल्कुल गवर्नमेंट यदि इतना टार्चर ना करे बेलोज को, तो और उनको टाइम ही नहीं दे कि 4 दिसंबर तक कैसे भी हो फार्म जमा करना है। ये डेट दिया गया था कि 4 दिसंबर तक आपको सारे फॉर्म वो तो सबमिट करना है। इनकी लास्ट डेट थी। अच्छा। ये जो इनका आयोग है, चुनाव आयोग से, कि 4 दिसंबर तक हर हालत में आपको जमा करना है, चाहे जैसे जमा करना करे, चाहे मर के जमा करो, चाहे जैसे जमा करो, बस उनको जमा करना है और क्या करना है। अब इनके लिए बड़ी दिक्कत है कि अपना जीवन यापन कैसे करेंगी। हम लोग तो सब अलग अलग रहते हैं। अब इनके लिए बड़ा है कैसे इनका एक बच्चा है, वो रात में कैसे अपना रुकेंगे, कैसे क्या करेंगे। ये बहुत इनकी दुखद वो है। सरकार ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया। कम से कम कुछ आश्वासन देते, कोई आर्थिक मदद करते, कोई अब इनकी नौकरी के लिए होता तो कम से कम इनको सहायता कुछ हो जाती। इनके जो दुख है उस पर कुछ मरहम लग जाता। अच्छा, जब वो फॉर्म लेकर के लोगों के बीच जाते थे, जनता जो जिनको देना था, एसआईआर रजिस्टर जिनका का, क्या वो लोग आसानी से फॉर्म ले लेते थे, मान जाते थे? नहीं, अब ये इतना तो ज़्यादा हमको उसमें ये नहीं पता है क्या। अच्छा। क्या अब फील्ड में वो जाते थे, वो नहीं कभी आगे चर्चा नहीं किया कि अरे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लोग मान नहीं रहे हैं एसआईआर के लिए? घर पर नहीं मिलते थे ना। नहीं, हाँ? घर पर आदमी घर पर नहीं मिलता, खेत में काम कर रहा था, एक धान काट रहा, कोई गेहूं बो रहा, जाते थे फिर वापस आ जाते थे। और कोई जाते थे फॉर्म लेकर के तो कोई नहीं मिलते थे, कोई रहते थे। हाँ, जो मिलता था उनको दे देते थे, जो बाकी वापस आ जाते थे। ये समस्या थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी मौजूदगी अभी विजय कुमार वर्मा जी के घर में थी और हमने उनके धर्मपत्नी और उनके बेटे से बात करने की कोशिश की और बात भी की। आपको बता दें कि विजय कुमार वर्मा लखनऊ के एक छोटे से शहर, छोटे से इलाके मलियाबादी के रहने वाले हैं और यहीं पे वो एक टीचर थे और यहाँ पे वो बीएलओ का काम कर रहे थे, जो कि एसआईआर के तहत फॉर्म भरवाना और सारा कुछ एसआईआर का जो प्रोसेस है, बीएलओ का जो एक काम होता है वो कर रहे थे। और उस दौरान उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उनका देहांत हो गई। उनकी जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि प्रेशर की वजह से उनकी स्थिति हुई और उनके साथ ये हादसा हुआ। फ़िलहाल आपको बता दें कि ये एक सिंगल केस नहीं है, बीएलओ की जान जाने की ये जो एक सिंगल केस नहीं है। पश्चिम बंगाल हो या फिर तमाम जगह से ये खबरें आ रही हैं। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, काफ़ी ट्वीट्स करके बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ और किन किन बीएलओ ने अपनी जान गंवाई है। फ़िलहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।